महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, शिंदे सेना सत्ता में आ गई और अब कांग्रेस पार्टी के कैंप से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री शिंदे कैबिनेट में शपथ ले सकते हैं। ये कौन है, अभी तक इनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। 31 अगस्त को शिंदे गुट के नेता के घर ये मीटिंग हुई। अशोक चव्हाण के बारे में अटकलें चल रही हैं कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि खुद अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। अशोक चव्हाण ने कहा है कि फडणवीस से उनकी मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। दूसरा नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख का बताया जा रहा है। असलम शेख बीजेपी नेता मोहित कांबोज के साथ पहले ही देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं दिल्ली से, और मुंबई से राजेश कुमार। देवेंद्र, क्या हकीकत है इन खबरों में कांग्रेस पार्टी की टूट में? और सौरभ, इसमें 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी से वो नेता नाराज़ हैं, और वो नाराज़गी आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से एमएलसी इलेक्शन के समय बहुत सारे विधायकों के गैर हाजिर रहने के दरमियान साफ साफ दिखी थी। और उसके बाद जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खासतौर पे अशोक चव्हाण के खिलाफ रिपोर्ट दी थी कांग्रेस आलाकमान को। उसके बाद से वो नाराज़गी लगातार वो बरकरार है। ऐसे में अशोक चव्हाण पहले से ही क्योंकि कांग्रेस पार्टी से नाराज़ चल रहे थे, वो बताया ये जाता है कि बीजेपी के जो टॉप सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि बेहतर प्रस्ताव को लेकर कि बीजेपी और शिवसेना का जो विद्रोही गुट है शिंदे गुट, उनके तरफ से कोई अगर बेहतर प्रस्ताव आए तो बहुत आसानी के साथ इस गठबंधन के साथ आ सकते हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो समस्या सिर्फ इतनी अभी रह गई है कि क्या बीजेपी और शिंदे गुट वैसा प्रस्ताव अभी देने की स्थिति में है। उस बात को लेकर जो हमें सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुकी है, और जब वो दोनों नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे या शिंदे गुट ज्वाइन कर रहे हैं तो सिर्फ वो दोनों नहीं होंगे बल्कि उनके साथ कुछ और विधायक भी होंगे। तो कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र में उनके घर में जो खींचतान चल रही है, जो नाराज़गी अंदर खाने थी, अब ऐसा लगता है कि वो सतह पे आनी शुरू हो गई है और बातचीत, मुलाकात और नेगोशिएशन का जो स्तर है काफ़ी एडवांस स्टेज में चला गया है, ऐसा बताया जा रहा है। सौरभ, बिल्कुल, और इस पर नजर लगातार बनी हुई है देवेंद्र। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस में टूट के संकेत विधान परिषद चुनाव के वक्त ही मिलने लगे थे। चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने बीजेपी को वोट किया था। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रकांत हांडोरे चुनाव हार गए थे। इसके बाद शिंदे सरकार के फ्लोर टेस्ट के वक्त कांग्रेस के 10 विधायक गैर हाजिर हो गए। क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं से कांग्रेस हाईकमान नाराज है। इस बीच खबर आई है कि बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, यानी कि बड़ी टूट महाराष्ट्र कांग्रेस में हो सकती है। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मुलाकातों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। राजेश के पास सीधा चलेंगे। राजेश, देखिए, कोई नई बात नहीं है। एमएलसी चुनाव से ही सुगबुगाहटें तेज थी कि एक धड़ा ऐसा है कांग्रेस में जो फिलहाल नाराज चल रहा है, कांग्रेस को छोड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है डैमेज कंट्रोल करने की, अपनों को मनाने की? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी तैयारी नहीं है, और ये जो नाराजगी है ये कोई 1-2 दिन की नाराजगी नहीं है। ये जब से नाना पटोले कांग्रेस के मुखिया बने हैं महाराष्ट्र में, तब से लगातार जो पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं महाराष्ट्र के, वो खफा रहे हैं। नाना पटोले लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार को टारगेट करते रहे, अपने मंत्रियों को भी टारगेट कर रहे हैं। उस दौरान ये नाराजगी बढ़ती रही, और कई बार जो महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता है, जो पुराने कांग्रेस नेता है, वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलने की कोशिश करता रहा। ऐसे में उन्हें वक्त नहीं मिला। वक्त मिलता भी था तो काफी दिनों बाद मिलता था, तो नाराजगी बढ़ती रही, और नाराजगी जो बढ़ी है वो विधान परिषद चुनाव में देखने को मिली जब क्रॉस वोटिंग हुई, और उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट में भी देखने को मिली। और अशोक चव्हाण के बारे में काफी दिनों से अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब नजर आ रहे हैं और वो पाला बदल सकते हैं। और हाल में गणपति त्योहार के पहले दिन भी उनकी मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई है। हालांकि दोनों नेताओं का यह कहना है कि राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, राजनीतिक बात नहीं हुई है, लेकिन इसके अर्थ निकाले जा रहे हैं, इसके मायने निकाले जा रहे हैं। और यही वजह है कि सूत्रों से जो जानकारी मिली उसमें बताया जा रहा है कि 7 कांग्रेसी विधायक जो हैं वो पाला बदल सकते हैं। वो बिल्कुल राजेश, और अब इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक मुलाकात है, इसके पीछे कुछ सियासी मायने थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको तमाम अपडेट के लिए। अब देखिए, महाराष्ट्र में एक तरफ सियासत तो गरमाई है, लेकिन बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। अब बात बिहार की जेडीयू नीतीश कुमार के लिए 2024 का पिच तैयार कर रही है। पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए अब दिखाई देने लगे, देश में भी दिखेंगे। लेकिन इसी बीच पटना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल
पाटिल पुत्र इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन सीएम के आने से ठीक 5 मिनट पहले बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में बैंड बाजे के साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया। अब दोनों जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उसी दौरान बिजली कट जाती है और 1-2 मिनट के लिए नहीं बल्कि 10 मिनट तक बिजली गुल रहती है। इस दौरान सीएम ने पटना के डीएम को बुलाकर पूछा कि भाई बिजली क्यों कट गई। इस दौरान स्टेज पर सीएम ऑफिस से जुड़े अधिकारी मोबाइल की रोशनी में अपना काम चलाते रहे। करीब 10 मिनट के बाद बिजली आई, तब कार्यक्रम शुरू हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान बार बार हल्की रोशनी जरूर हो रही थी, बाहर से भी कुछ रोशनी आ रही थी, मोबाइल फोन के कैमरे ऑन कर लिए गए थे और स्टेडियम के अंदर पूरा अंधेरा जो इस वक्त आप देख रहे हैं उस कार्यक्रम के दौरान का है जब वहां पर बिजली गुल हो गई थी। तो ये तस्वीरें जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम दोनों उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 10 मिनट तक यहां पर बिजली गुल रही। ऐसे में सवाल तमाम लोग ये कर रहे हैं कि जो दावे जो वादे बड़े बड़े किए जा रहे सुशासन बाबू की ओर से और उन्हीं के कार्यक्रम में बिजली गुल हो जाती है, ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि 2024 के लिए एक तरफ सियासी पिच की तैयारी है तो दूसरी तरफ बिहार में बिजली गुल हो जा रही है। और बिहार में सुशासन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। आज नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि वो केंद्र में बैठे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। नीतीश बोले कि कोई भी भ्रष्टाचारी को बचा नहीं रहा है। दरअसल कल कोच्चि में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए जेडीयू और आरजेडी गठबंधन पर हमला बोला था और कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ दल एक हो गए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम उस सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चिंत रहिए। भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमारी कोई जदयू कार्यालय में सर, अरे आप प्रधान ही मंत्री हैं तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं हैं। तो आपने नीतीश कुमार का बयान सुना, अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। उन्होंने कोच्चि में मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ दल साथ आ गए। देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बिहार में जंग छिड़ गई है। तेजस्वी ने पूछा बीजेपी के एमपी एमएलए पर छापे क्यों नहीं पड़ते। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए, बीजेपी वालों को क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।